हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 67 है। 66 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं, या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है रेडियो प्रदूषण के मापन की इकाई रोंटगन है। दूसरा दिया गया है रेडियो धर्मी प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषण दोनों है। दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड न तो एक और न ही दो। तो देखिए रेडियो प्रदूषण की बात करें तो रेडियो प्रदूषण के मापन की इकाई जो है कि रोंटगन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है रेडियो धर्मी प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषण दोनों है, ये भी आपका सही है। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ए नोर्स एवं आई मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1921 ईस्वी, दूसरा है 1980 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1938 ईस्वी, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1963 ईस्वी में। तो ये बोल रहा है किस वर्ष ए नोर्स और आई मैकमेनस द्वारा जो है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1980 में। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है वाल्टर जी रोजेन, सेकेंड ऑप्शन है आई मैकमेनस, थर्ड ऑप्शन है ए नोर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है एफ पीटर। तो जैव विविधता का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, जैविक विविधता का। और जैविक विविधता शब्द का प्रयोग करके किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका वाल्टर जी रोजेन, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट दिया गया है कोहरे व धुंध के पार देखने में गामा किरणें सहायता करता है। दूसरा दिया है कि अल्फा बीटा एवं गामा किरणें में अल्फा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड न तो एक और न ही दो। तो देखिए कोहरे व धुंध के पार देखने में गामा किरणें सहायता करता है, ठीक है। कोहरा हो या धुंध हो, उसके पार देखने में गामा किरणें सहायता नहीं करता है। कौन किरणें की सहायता करता है? तो ये अवरक्त विकिरण सहायता करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अल्फा बीटा एवं गामा किरणें में अल्फा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती है। देखिए किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, न कि गामा किरणें में अल्फा, न कि अल्फा किरणें के, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है कि सबसे अधिक होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें? न तो एक और न ही दो हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया कि पर्यावरण की गुणवत्ता व्यक्तिनिष्ठ होती है। दूसरा दिया गया है कि प्रौद्योगिकी प्रकार के मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड डी ऑप्शन दिया गया है कि न तो एक और न ही दो। तो देखिए पर्यावरण की गुणवत्ता ये जो है कि व्यक्तिनिष्ठ होती है, बिल्कुल सही है। और प्रौद्योगिकी प्रकार के मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया है, क्योंकि देखिए प्रौद्योगिकी प्रकार के मानव ने ही पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया है, ठीक है। ज़्यादा इंडस्ट्रियल खोला है, ठीक है, कंपनी खोला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पेड़ काटे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रौद्योगिकी प्रकार के मानव ने ही किया है। तो ये भी आपका क्या है? तो सही है। ये हो जाएगा आपका एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अम्ल वर्षा जो है कि कौन कौन से प्रदूषण है इसमें? तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए।
पहला दिया गया कि प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। दूसरा दिया गया है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये कोलकाता में है। एंड डी दिया गया है कि परिस्थिति विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर में हो। तो देखिए आपका प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ये सही है आपका। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली ये भी सही है। परिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र ये भी है बेंगलोर में, ये भी सही है। और इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये आपका कोलकाता में नहीं है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका है देहरादून में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत अंक पहचान कीजिए। पहला दिया गया है कि बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, झारखंड में। दूसरा दिया गया है कि बसंता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। थर्ड दिया गया है कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि इतांकी राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। तो इसमें भी आपको गलत ही बताना है। तो बेटाला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, बसंता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है, एंड इतांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये मेघालय में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका नागालैंड में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत अंक की पहचान कीजिए। पहला दिया गया है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। दूसरा दिया गया है कि उदंती एवं सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। पखुड़ बाघ अभ्यारण्य असम में। और डी दिया गया है कि सुनावेदा बाघ अभ्यारण्य ओडिशा में। तो इसमें भी आपको गलत ही बताना है। तो देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। उदंती एवं सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। पखुड़ बाघ अभ्यारण्य ये जो है कि आपका असम में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और सुनाबेदा बाघ अभ्यारण्य जो है कि उड़ीसा में है। तो आपका सी ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। मछलियाँ एवं उनके संघ का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि कटल फिश मोलास्का से संबंधित है, डॉग फिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है, डेविल फिश जो है कि आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, और क्रे फिश आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। तो मछलियाँ उनके संघ से गलत युग्म बताना है। तो देखिए ये कटल फिश ये जो है कि मोलास्का से संबंधित है, सही है। डॉग फिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है, ये भी सही है। डेविल फिश ये जो है कि आपका आर्थ्रोपोडा से ये संबंधित नहीं है, ये है आपका मोलास्का संघ से संबंधित है ये। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। और क्रेफिश जो है कि आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। तो ये सी ऑप्शन जो है कि आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन उनके मुख्यालय का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है रेड क्रॉस का जेनेवा में है। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है कि लंदन में है। ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में है। एंड ग्रीन पीस जो है कि इंग्लैंड में है। तो इस संगठन का नाम दिया गया है और इसके मुख्यालय दिए गए हैं। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है कि जेनेवा में है, बिल्कुल सही है। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ये भी लंदन में है। ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में है। और ग्रीन पीस इसका जो है कि इंग्लैंड में नहीं है। देखिए ग्रीन पीस के बारे में अगर हम समझे तो ग्रीन पीस की स्थापना जो है कि 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ठीक है, और उस समय पर जो है कि अमेरिका द्वारा जो है कि अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध हेतु ये जो कि बनाई गई थी। ठीक है, बाद में जो है कि ग्रीन पीस का उद्देश्य क्या हो गया, तो व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में है। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में स्थित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 जून 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किए गए, जिसे स्टॉकहोम समझौता नाम दिया गया। दूसरा दिया है कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु वर्ष 1975 में वियना कन्वेंशन हुआ था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए 5 जून 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया और जिसे स्टॉकहोम समझौता नाम दिया गया। देखिए बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण हेतु वर्ष 1975 में वियना कन्वेंशन हुआ। तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण में कब हुआ, तो ये आपका
1975 में नहीं हुआ था, 1985 में हुआ था वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये एक वाला मतलब पहला सही है, ये केवल एक सही है। अच्छा, ओजोन से याद आया कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग में बताइए। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस जो है कि 10 जून को मनाया जाता है। और जल संसाधन दिवस जो है कि 10 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें भी गलत बताना है आपको। देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व वन्य जीव दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर सॉरी, ये भी सही है। विश्व भूगर्भ जल दिवस ये 10 जून को मनाया जाता है। और जल संसाधन दिवस की बात करें तो ये 10 मार्च नहीं है, आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थोल क्या है? बंदर के समान स्तनधारी, एक खतरनाक चिड़िया, एक चूहा, एक मछली। तो स्थोल की बात करें तो क्या है ये? तो देखिए, स्थोल जो है कि ये बंदर के समान स्तनधारी है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और ये बंदर के समान ही एक स्तनधारी होता है। देखिए, ये अपना पूरा जीवन जो है ना कि वृक्षों पर उल्टा लटक कर बिताता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दूसरा दिया गया है कि नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड न तो एक और न ही दो सही है। देखिए, नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। बिल्कुल सही है कि नर्मदा नदी जो है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। देखिए, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है ये? तो ये आपका कहाँ गिरती है? ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि केवल एक सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फीले क्षेत्र का ऊंट कहे जाने वाले याक के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने याक संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 2002 में, 2004 में, 2006 में एंड 2008 में। तो बर्फीले क्षेत्र में ऊंट कहे जाने वाले याक के संरक्षण के लिए जो हिमाचल प्रदेश है वो याक संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे 2006 में। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला सूची में दिया गया है रोग और उसके रोग के प्रकार दिया गया है। तो ए दिया गया है कि हीमोफीलिया, ये जो है कि किस प्रकार का रोग है? तो हीनता जन्य रोग है। डायबिटीज ये आनुवंशिकी रोग है। रिकेटस हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है। एंड रिंग वार्म ये जो है कि कवकी संक्रमण रोग है। तो इसको मिलाना है तो मिला लेते हैं। देखिए, हीमोफीलिया ये जो है कि इसके रोग का प्रकार क्या है? तो ये है आपका, ये अनुवंशिकी है, ठीक है। डायबिटीज ये जो है कि आपका हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। रिकेटस ये जो है कि हीनता जन्य रोग है। एंड रिंग वार्म ये जो कि कवकी संक्रमक है। तो ये हो जाएगा A2, B3, C1 एंड D4। तो 2, 3, 1, 4 कौन सा है? 2, 3, 1, 4 आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेंड्रस कास्ट तेल मिलता है। दूसरा दिया गया, भोजन के रूप में चीड़ पाइनस जेरार्डियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। तीसरा दिया गया, साइकस की पत्तियों में रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है। देखिए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1, 2, 3 तीनों सही है। तो देखिए, इसकी बात हम करें तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है, बिल्कुल। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेंड्रस कास्ट तेल मिलता है, सही है आपका।
भोजन के रूप में चीड़ जेरार्डियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया जाता है, ये भी आपका सही है। साइकस की पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है, बिल्कुल बनाई जाती है। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाद्य अंश क्रमशः कायिक, कलिका एवं पुष्पक्रम है। मटर, सरसों और सेम के में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। गेहूं में मसूला जड़ें होती है। एंड तीसरा दिया है कि मूली, गाजर तथा शकरकंद जड़ें हैं, जबकि आलू अपरिवर्तित भूमिगत तना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 एंड डी दिया गया है 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें जो है कि आपका बंद गोभी तथा फूल गोभी की हम बात करें तो खाद्य अंश मतलब जो खाने वाला इसका भाग होता है वो कायिक, कलिका एवं पुष्पक्रम है, बिल्कुल सही है ये। देखिए मटर, सरसों और सेम में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जबकि गेहूं में मसूला जड़ें होती है। देखिए मटर में, सरसों में और सेम में कैसी जड़ें होती है, तो ये इसमें जो है कि आपका मसूला जड़ें पाई जाती है। मटर, सरसों और सेम में रेशेदार जड़ें नहीं पाई जाती है। जबकि गेहूं का देखा जाए तो गेहूं में कैसा जड़ें होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो रेशेदार जड़ें होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मूली, गाजर तथा शकरकंद जड़ें हैं, जबकि आलू अपरिवर्तित भूमिगत तना है, यह बिल्कुल सही है। तो आपका कौन कौन सा सही है, 1 और 3 सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है गंटूर, आंध्र प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन है कोच्चि, केरल। थर्ड ऑप्शन है कोट्टायम, केरल। एंड फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु, कर्नाटक। तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है आपका कोच्चि, केरल में, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन हमने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन था 1994 में, सेकेंड ऑप्शन था 1992 में, थर्ड ऑप्शन था 1990 में एंड फोर्थ ऑप्शन था 1996 में। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था, ये जो है कि कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मांसपेशियों का सिकुड़न जाना, हाथ पैर का निष्क्रिय हो जाना, ये बच्चों को विकलांग हो जाना, ये किस रोग का लक्षण है? रेबीज का, पोलियो का, ट्रेकोमा का, डिप्थीरिया का? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, हाथ पैर को निष्क्रिय हो जाना एवं बच्चों का विकलांग हो जाना, ये किस रोग के लक्षण है? इसका जो है कि आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।